नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम अध्याय नंबर 13 के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बारे में हम पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, किसी भी कोई भी चालक है वो कहाँ है? चुंबकीय क्षेत्र में है। चुंबकीय क्षेत्र में कौन है? विद्युत धारावाही चालक। ठीक है, तो इस पर एक बल लगेगा, उसी बल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आंद्र मेरी एम्पियर। नाम आपने सुना हुआ है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसको ए से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट का नाम था आंद्र मेरी एम्पियर, उन्हीं के नाम पे विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर रखा गया है। इन्होंने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। इसका आराम से इसका मतलब समझिएगा। देखिए, कोई भी चुंबक होती है ना, वो किसी भी विद्युत धारावाही चालक तार पर, जिसके अंदर कोई तार हो, कोई चालक तार हो, उसके अंदर क्या बह रही हो? धारा बह रही हो। तो जैसे मान के चलिए ये तार है, इसके अंदर धारा बह रही है, इसके पास में अगर हम चुंबक लेके आते हैं तो ये चुंबक इस पर क्या डालेगी? बल डालेगी। तो चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। ठीक है, ये धारा इस डायरेक्शन में बहेगी, तो यहाँ पर जो चुंबक बल लगाएगी वो इसके एकदम लंबवत यानी विपरीत डायरेक्शन में लगाती है। ठीक है, चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। देखिए, सबसे ज़्यादा बल कब लगेगा? देखिए, विद्युत धारा बह रही इस डायरेक्शन में और चुंबकीय बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या ये एक दूसरे के लंबवत नहीं है? हम कहेंगे बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत हैं। तो जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय बल की दिशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तब क्या होगा? चालक में सबसे अधिक विस्थापन होगा, यानी ये जो चालक तार है वो दूर हटेगा। इसको हम डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये एक स्टैंड है और इस स्टैंड से ये रहा एक चालक तार ए और बी। ये चालक तार है, इसमें धारा की दिशा जो है वो ए से बी की तरफ है। देख ही रहे हैं आप बाहरी परिपथ में, ये देखिए लगा रखी बैटरी, इस बैटरी में ये प्लस है, धारा इस डायरेक्शन में बहेगी, तो बी से ए की ओर धारा बह रही है। अब ये रही चुंबक, ये दूसरी तरफ ये जो है आप देख रहे हैं, ये है चुंबक। अब मुझे बताइए, इस चुंबक में चुंबकीय किरणें किस डायरेक्शन में लगेगी? चुंबकीय किरणें लगेगी इस डायरेक्शन में, चुंबकीय रेखाएं बल लगाएगी इस डायरेक्शन में। एक तरीके से चित्र में हमें इसे दिख रहा है, लेकिन ये वास्तव में ऐसा है। ये चालक तार है और ये चुंबक है। ठीक है, अब इसके अंदर ये धारा बह रही इस डायरेक्शन में और चुंबक जो है इसको एक ON मान लो, एक OS मान लो, ये बल लगाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर ये चुंबकीय जो बल लग रहा है वो विद्युत धारा वाले तार के एकदम 90 डिग्री पर है, यानी लंबवत है, तो बल अधिकतम लगेगा। और इसका सबसे बड़ा प्रयोग पढ़ेंगे हम, एक उपयोग बताऊँगा मैं आपको जब हम क्या पढ़ने वाले होंगे, जब हम पढ़ेंगे विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र में बताऊँगा आपको कि जैसे दो चुंबकीय क्षेत्र है, ये N है, ये S है, तो ये चुंबकीय किरणें N से S की ओर जाती है। इसके बीच में होती है कुंडली। क्या होती है? कुंडली। तो ये चुंबकीय रेखाएं कुंडली पर क्या लगाती है? बल लगाती है। विद्युत धारा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में या लंबवत बहती है। तो जब ये चुंबकीय रेखाएं इस प्रकार निकलती है और विद्युत धारा की दिशा इस डायरेक्शन में होती है, तो ये कुंडली घूमना प्रारंभ कर देती है। इस पर क्या लगता है? बल लगता है। और इसी का सिद्धांत है मोटर का सिद्धांत। तो मोटर इसी सिद्धांत पर काम करती है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो जब कोई विद्युत चालक और चुंबक दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो चुंबक जो है वो विद्युत धारावाही चालक पर विपरीत दिशा में परिमाण में उतना ही बल लगाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर क्या डालती है? बल डालती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। यदि हम इसकी डायरेक्शन बदल जाते हैं, जैसे यहाँ पर जनित्र था, तो इसमें अगर धारा की दिशा बदल देंगे तो हो सकता है पहले कुंडली ऐसे घूम रही थी, तो बाद में कुंडली ऐसे घूमना प्रारंभ कर देगी, यानी ऐसे उल्टी डायरेक्शन में। तो विद्युत धारा की दिशा बदलने पर लगाए गए बल की दिशा भी बदली जा सकती है। तो ये एक प्रयोग है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई कोई भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कोई विद्युत धारावाही चालक है, तो उसमें जो चुंबक होती है वो चालक पर क्या डालेगी? बल डालेगी। ये आपको ध्यान रखना है। बल अधिकतम कब होगा? जब एक दूसरे की क्या हो, ये लंबवत हो, तब बल अधिकतम लगेगा।
धारा की दिशा बदल दोगे तो बल की दिशा भी बदल जाएगी। ठीक है, और ये थोड़ा डायग्राम ध्यान रखना। अब आता फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यानी अभी हमने देखा था कि किसी भी चालक के अंदर कोई धारा इस डायरेक्शन में बह रही हो, ठीक है, और यहाँ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र हो, यानी चुंबकीय बल इस डायरेक्शन में लग रही हो, तो हमें पता करना है कि धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में लग रहा है, हमें पता करना है बल किस डायरेक्शन में लगेगा। 3 चीज़ें पता करनी है ना भाई, ये चुंबक इस पर बल डालेगी तो ये जो बल है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। तो 3 चीज़ें हैं, एक तो चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा विद्युत धारा और तीसरा बल। इन 3 चीज़ों में संबंध बताने के लिए एक नियम आता है, वो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, देखो इसको चित्र से समझे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए, हमें अपनी जो अपन कहते हैं कि मध्यमा अंगुली और इसके अलावा तर्जनी अंगुली ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, मध्यमा अंगुली विद्युत धारा को दर्शाएगी, तो अंगूठा जो है वो क्या दर्शाएगा, लगाए गए बल को दर्शाएगा। आप अपनी अंगूठा और मध्यमा और तर्जनी तीनों को लंबवत रखें, एक दूसरे पर 90 डिग्री पे रखें। ठीक है, जब लंबवत रखेंगे तो यदि इस अंगुली को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करते हैं और इस अंगुली को हम विद्युत धारा की दिशा में करते हैं, तो अंगूठा जिस दिशा में होगा उसी दिशा में उस वस्तु पर क्या लगेगा, बल लगेगा। यह है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। इस नियम में क्या कहेंगे, यदि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो अंगूठा लगाए गए बल की दिशा को अंकित करेगा। ठीक है, तो यह है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। मानव शरीर के हृदय और मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये बस अपने नॉलेज के लिए ऐसे ध्यान रखना है कि मस्तिष्क में और हृदय में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक वर्ड हम दैनिक लाइफ में सुनते हैं, MRI। जब भी अपन हॉस्पिटल में कई बार जिसके दिमाग की समस्या होती है उनके मुंह से सुनते हैं कि भाई इनकी MRI कराओ या ऐसा, तो ये क्या है MRI। देखिए, इसका पूरा नाम ध्यान रखना है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, हिंदी में देखें तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, ये इसका पूरा नाम है जो आपको ध्यान रखना है। का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की MRI रिपोर्ट देखोगे तो उस रिपोर्ट में देखना एक्सरे जैसी संरचना होती है, उसके मस्तिष्क के बहुत सारे चित्र बने होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, इस प्रकार, तो इसको कहते हैं MRI रिपोर्ट। ठीक है, उसमें क्या होता है, मस्तिष्क की प्रत्येक हलचल को फोटो खींची हुई होती है उसके अंदर, जिससे डॉक्टर पता कर लेता है कि इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो सक्रिय नहीं है। फिर एक चीज़ आती है गैल्वेनोमीटर। ये एक ऐसी युक्ति होती है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है और ये धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। इसका मतलब क्या, संसूचन का मतलब पता करना। ये भी एक इस प्रकार का डिजाइन होता है, देखो ऐसे ऐसे। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ लगा होता है सुइया, यहाँ बीच में 0 अंकित होता है, यहाँ बीच में 0 अंकित होता है, इधर 1 2 3 4 ऐसे, और इधर भी 1 2 3 4 ऐसे। अब जब धारा इस डायरेक्शन में बहेगी, धारा इस डायरेक्शन में बहती है तो ये जो सुई है वो मुड़कर इस डायरेक्शन में चली जाएगी, तो अपने को पता चल जाएगा धारा किस डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, इसके 2 तार होते हैं, एक इधर एक इधर, तो इस तार में ये कोई तार आ रहा है, इसमें से धारा होकर ऐसे जा रही है, तो धारा इस डायरेक्शन में जा रही है तो सुइया इस प्रकार हो जाएगा। यदि धारा इस डायरेक्शन में जा रही है तो सुई इस प्रकार हो जाएगी। और धारा बह रही है या नहीं इसका भी पता किया जा सकता है। यदि सुई हिलती है इसका मतलब इसके अंदर धारा बह रही है, यानी धारा को संसूचित करता है और धारा की दिशा को भी बताता है। दोनों चीज़ें को काम करता है कौन, गैल्वेनोमीटर। विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, तीनों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो, एक होता है अमीटर। अमीटर ये धारा को मापता है कितनी धारा बह रही है एम्पियर में। एक होता है वोल्ट मीटर, ये भी धारा को ये वोल्टेज को मापता है कितना वोल्टेज है। और लास्ट है गैल्वेनोमीटर, ये न तो धारा को मापता है न ही वोल्टेज को मापता है, ये सिर्फ धारा की दिशा पता करता है। तो विशेष पॉइंट ध्यान रखना है, धारा की दिशा कौन पता करता है, गैल्वेनोमीटर। इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ मैं, गैल्वेनोमीटर और अमीटर इन दोनों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम का मतलब होता है यदि ये कोई तार है इस प्रकार A और B, और ये भी तार में हमें पता करना है
कि इसमें धारा बह रही है या नहीं। तो हमें यहाँ बीच में तार को तोड़कर इसको बीच में लगा देंगे, किसको, अमीटर को या फिर गैल्वेनोमीटर को। तो हमेशा अमीटर और गैल्वेनोमीटर कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, विशेष ध्यान रखना है। लेकिन वोल्टमीटर कौन से क्रम में लगाएंगे, समांतर क्रम में। यदि यहाँ वोल्टमीटर लगाना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे तार लाएंगे, यहाँ वोल्टमीटर लगा देंगे और ऐसे तार को जोड़ देंगे, तो ये हो गया वोल्टमीटर। इसे कहा जाता है समांतर क्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण? देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब किसी चालक को प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। कोई भी चालक है उसको हमने कहाँ रखा, कोई चुंबकीय क्षेत्र में रखा। जैसे ये कोई दो चुंबक है, ये N है, ये S है, तो ये किरणें ऐसे जाएंगी, तरंगे। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जब किसी चालक को प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता है। ठीक है, तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो क्या होता है, अब मैंने मान के चलिए तार इसके बीच में रख दिया, ये तार रख दिया इसके बीच। जैसे ही मैं इसके अंदर ये तार रखूँगा ना, तो इस तार के अंदर धारा बहने लग जाएगी बिना बैटरी के। सोचो कितने अचंभे की बात है। जब किसी प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी चालक को रखा जाता है तो उसके अंदर धारा बहने लग जाती है, और यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। ये प्रेरित हो गई, किससे प्रेरित हुई, चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित हुई। और इसी सिद्धांत पर काम करती है विद्युत जनित्र। कौन? विद्युत जनित्र, जो कि हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे। तो विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या है यह सिद्धांत? जब किसी चालक को प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जो लगातार बदलता हो, उसके मध्य रखा जाता है, तो उसके अंदर धारा, विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, और यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है, तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहलाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो क्या ध्यान रखना इसमें भाई, प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को रखा जाएगा तो उसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और इसे ही प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, और ये परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब इसका एक क्रियाकलाप है, देखिए। ये रहा हमारे पास में कुंडली है। ठीक है, तार लपेटे हुए इस प्रकार कोई खोखली चीज़ पे। हमने क्या किया, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हमने एक चुंबक पास में लेके आए। ये चुंबक पास में लाए। जैसे ही चुंबक को पास में लाए तो यहाँ देखिए गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, विक्षेप दिखेगा। हालांकि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जो है वो इस डायरेक्शन में दिखना चाहिए। जैसे ही चुंबक को वापस दूर ले जाएंगे फिर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा। और तीसरी कंडीशन, यदि चुंबक को यहाँ रोक दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आएगा। 3 बातें ध्यान रखनी है। जब चुंबक को पास में लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है। ठीक है, विक्षेप आता है। जब चुंबक को दूर हटाया जाए तो भी विक्षेप आएगा, लेकिन इसको रोक दिया जाए यहाँ पर तो कोई विक्षेप नहीं आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र जो वो कैसा होना चाहिए, बदलना चाहिए, लगातार बदलना चाहिए। तो बदलेगा कब? जब ये चुंबक पास में आएगी फिर दूर जाएगी, पास में आएगी दूर जाएगी, तब बदलेगा। चुंबक को एक जगह रोक दोगे तो फिर चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा नहीं, और नहीं बदलेगा तो इसके अंदर विक्षेप शून्य आ जाएगा। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र कहना कैसा होना चाहिए, लगातार बदलता रहना चाहिए। तो पहला तो ये प्रयोग है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला, देखिए। जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है, मैंने बताया था। दूसरी बात, जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं आता है। और तीसरी कंडीशन, जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत होता है। तीनों बातें समझ में आ गई आपको। अब एक और प्रयोग है। इस प्रयोग में हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए यहाँ कुंडली लगा दी। ठीक है, अब ये कुंडली किसके रूप में काम करेगी, ये चुंबक के रूप में काम करेगी। ये कुंडली किसके रूप में काम करेगी, चुंबक के रूप में काम करेगी। तो अब इसको आपको दूर या पास ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही स्विच चालू करोगे तो आपको याद होना चाहिए, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा बहती है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, चुंबकीय गुण आ जाता है। ये तो आप जानते हो ना, पाठ का नाम ही यही है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जैसे ही कुंजी ऑन करोगे तो इस कुंडली के अंदर क्या बहने लग जाएगी, विद्युत धारा। जैसे ही विद्युत धारा बहेगी ये क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। और जब ये चुंबक बन जाएगा तो जैसे इसको स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल पहले तो चुंबकीय क्षेत्र था 0, और जैसे ही कुंजी चालू की तो चुंबकीय क्षेत्र बन गया, कुछ 0 से 0.12 ऐसे कुछ बढ़ा होगा,
और एक निश्चित जगह पर आकर चुंबकीय क्षेत्र रुक गया। तो जैसे आप इस कुंजी को चालू करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाता है, विक्षेप आ जाता है। लेकिन जैसे थोड़ी देर चालू करके छोड़ देते हैं तो उसके बाद में गैल्वेनोमीटर का विक्षेप वापस रुक जाता है। और जैसे कुंजी को वापस ऑफ करोगे, ऑफ करते ही फिर गैल्वेनोमीटर में विपरीत दिशा में क्या आ जाएगा, विक्षेप आ जाएगा। तो एक तरीके से कुंडली जो है किसके रूप में काम करती है, चुंबक के रूप में काम करती है। तो हम विद्युत धारा के द्वारा भी क्या उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत धारा को बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो कुंडलियाँ, इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली, इसको कहते हैं द्वितीय कुंडली। बात तो सेम ही है, ये चुंबक की तरह काम करेगी और ये तो है ही। तो इसमें क्या फ़र्क है, देखिए प्राथमिक कुंडली स्विच ऑन किया जाता है तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा। स्थायी धारा मतलब स्विच ऑन करके छोड़ दिया तो धारा फिक्स बहने लग गई तो फिर इसके अंदर कोई विक्षेप नहीं होगा। और जैसे स्विच ऑफ करोगे तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होगा, परंतु पहले के विपरीत दिशा। तो आई होप आराम से समझ में आ गई होगी आप चीज़। अभी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको आप इस डायरेक्ट से भी समझ सकते हो। ये तीनों लंबवत होने चाहिए। तो ये क्या बताती है, धारा, ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र, ये बताता है एफ। ठीक है, अब इस सिद्धांत पर दो चीज़ें ध्यान रखनी। एक तो विद्युत जनरेटर की कार्य प्रणाली विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर, और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में भी ये काम आता है। तो विद्युत जनरेटर में काम आएगा ये फ्लेमिंग का वामस्त नियम, और इसके अलावा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए भी काम आता है। अब दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। हालांकि प्रत्यावर्ती धारा कहाँ से आई, कैसे बनी, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक समझ लीजिए क्या है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जो समय के साथ उसकी दिशा क्या होती है, बदलती है। समय के साथ दिशा में क्या होता है, बदलाव होता है। जब समय के साथ दिशा बदलती है तो इसे कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के साथ अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी हमारे घरों में जो धारा आती है वो ही प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ये विशेष पॉइंट ध्यान रखना। हमारे घरों में जो पंखे, कूलर, टीवी, फ्रिज चलाने के लिए जो बाहर से तार लेकर आते हैं हम, धारा आती है, वो कौन सी आती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब आपने कहा कि ये अपनी दिशा बदलती है। दिशा बदलने का मतलब होता है बार बार दिशा बदलती है, कभी प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। इसका मतलब ये आवर्ती कर रही है, और आवर्ती कर रही है इसका मतलब, आवर्ती का मतलब क्या होता है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। कंपनों की संख्या, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ आवृत्ति होनी चाहिए। तो इसकी आवृत्ति होती है 1/50 सेकंड। हालांकि ये तो आवर्तकाल होता है, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, यानी 1/50 तो बराबर 50 हर्ट्ज। तो भारत में कितने हर्ट्ज की विद्युत धारा आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 50 हर्ट्ज की विद्युत धारा आती है। भारत में कितने हर्ट्ज की धारा आती है, 50 हर्ट्ज की धारा आती है। यानी विद्युत धारा जो आती है अपने घरों में वो 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे। ठीक है, अब इस प्रत्यावर्ती धारा का क्या लाभ है। लाभ, प्रत्यावर्ती धारा जो सुदूर स्थानों तक बिना अधिक ऊर्जा से के प्रेषित किया जा सकता है। सबसे बड़ा लाभ है कि प्रत्यावर्ती धारा को दूर स्थानों पर भेजा जा सकता है, वो भी कैसे, अधिक ऊर्जा को खर्च किए बिना, अधिक ऊर्जा को खर्च किए बिना। यानी जब प्रत्यावर्ती धारा को एक जगह से खंभे से दूसरी जगह पर भेजा जाता है खंभे पर, तो कितना ही दूर भेज दो उसके अंदर जो ऊर्जा का खराबा है या ऊर्जा का नष्ट है वो बहुत कम होता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन इसकी एक हानि भी है। हानि क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा को आप स्टोर नहीं कर सकते। आप हमेशा ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा को किसी भी बैटरी या किसी भी उपकरण में संचित नहीं किया जा सकता है। जो आप सेल और बैटरी में धारा देखते हो वो दिष्ट धारा होती है। कौन सी, दिष्ट। प्रत्यावर्ती धारा को कभी भी संचित नहीं किया जाता है। जैसे जैसे प्रत्यावर्ती धारा आती रहती है हम उसको काम में लेते रहते हैं, कभी स्टोर नहीं होती है। ठीक है, दूसरी आती है दिष्ट धारा। देखिए दिष्ट धारा वो होती है जो अपनी सेल है या बैटरी है उनसे निकलती है और इसकी एक ही दिशा होती है, इसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती है, ध्यान रखना है। जो विद्युत धारा अपनी दिशा में परिवर्तित नहीं करती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं। देखिए सेल और बैटरी में कौन सी धारा होती है, दिष्ट धारा ही तो होती है। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने पर ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है। इनको दूर स्थानों पर नहीं भेजा जा सकता। क्यों, क्योंकि ऊर्जा का विनाश ज़्यादा होता है। और इनको कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, सेल, बैटरी और संग्राहक सेल आदि।
अब आता है घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ यानी हमारे घरों में जो परिपथ आता है, तो इसमें 3 प्रकार की तार काम में लेते हैं। एक विद्युन्मय तार जिसको धनात्मक तार कहते हैं और ये हमेशा लाल रंग का होता है। एक उदासीन तार जिसे ऋणात्मक तार कहते हैं, जिसको माइनस वाला तार कहते हैं, ये हमेशा काला होता है। और तीसरा भू संपर्कन तार होता है जो हरा तार होता है। जब कभी आप स्विच खोलो या बोर्ड को खोलो बिजली का, तो उसमें देखना एक हरा तार मिलेगा। हरा तार क्या होता है, जैसे ये अपना स्विच है जहाँ अपन पिन लगाते हैं, उसमें एक बीच में बड़ा सा छेद होता है। वो बड़े वाले छेद का जो तार होता है ना, वो होता है भू संपर्कन तार। यदि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट किस में जाएगा, भू संपर्कन में। और भू संपर्कन तार कहाँ जाता है, धरती में जाता है। ठीक है, तो अपने को करंट का झटका नहीं लगता है। भारत में विद्युन्मय तार और उदासीन तार के बीच 220 वोल्टेज आते हैं, यानी प्लस और माइनस के मध्य कितने वोल्टेज आते हैं, 220 वोल्ट आते हैं, हम सभी जानते हैं। अब यहाँ पर अपने पास में एक डायग्राम बना हुआ है, इससे पता चलेगा कि हमारे घरों में बिजली कैसे आती है। तो देखिए, बाहर जो सड़क है, वहाँ सड़क के अपने पास में सबसे पहला आता है विद्युन्मय तार, प्लस वाला तार। दूसरा तार है उदासीन तार, प्लस माइनस 2 तार आएंगे। यहाँ घरों में लगा होगा फ्यूज, वो हमेशा कौन से तार में लगता है, प्लस वाले में लगा होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आपका विद्युत मापी मीटर लगा होता है। मीटर के बाद में आपका घर का बोर्ड आ जाता है। ठीक है, बड़ा वाला बोर्ड जिसके अंदर MCB वगैरह सब लगी होती है। और वहीं से अलग अलग रूम में तार जाते हैं। ठीक है, जैसे एक रूम में ये तार चला गया, ये माइनस और ये प्लस, ये एक स्विच लगा रखा वो घर में। दूसरे रूम में ये फिर लगा रखा है। ठीक है, ऐसे। तीसरे रूम में ये फिर लगा रखा है, ऐसे। ठीक है, और इन सभी स्विचों से एक चीज़ कॉमन देखी आपने, वो देखो, ये देखो ग्रीन तार, इन तीनों में से ग्रीन तार निकल रहा है। ये ग्रीन तार, ये ग्रीन तार कहाँ जा रहा है, देखो तो, भू संपर्कन तार, धरती में जा रही है। ठीक है, समझे। तो जब कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना होने की संभावना रहती है, तो करंट जो है वो इस तार द्वारा धरती में चला जाता है और हम झटके से बच जाते हैं। ये है। अभी भू संपर्कन तार क्या है भी बता देता हूँ। यदि सादित्र यानी उपकरण के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का सरण होता है, भाई ये तार जो होता है इसके ऊपर एक हल्का सा आवरण होता है प्लास्टिक का। अब यदि ये प्लास्टिक का जो आवरण होता है वो कभी गलती से टूट जाता है, ठीक है, तो हमें विद्युत आघात से बचाता है। तो ये करंट उपकरण में फैल जाएगा और उपकरण को हम टच करेंगे तो हमें करंट आ जाएगा। लेकिन उपकरण क्या करता है, भू संपर्कन तार द्वारा इसको धरती में भेज देता है। ये धारा के सरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। अल्प प्रतिरोध पथ यानी ये तार जो है इसका प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए धारा इसमें से होके जाती है। लघु पतन, शॉर्ट सर्किट शब्द आपने कई बार सुना है कि भी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसमें क्या होता है कि जो प्लस वाला तार और माइनस वाला तार आपस में दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं किसी भी कारण से, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब अकस्मात विद्युन्मय तार उदासीन तार दोनों आपस में सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है। अति भारण भी हो सकता है। अति भारण का मतलब ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग मतलब तार जलने लगते हैं और तार जलेंगे तो आग लग जाएगी। अति भारण, ओवरलोडिंग भी कहते हैं इसको। जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो ये अति भारण कहलाता है। अति भारण का मतलब ये जैसे स्विच है घर का, ठीक है। अब इस स्विच में से आपने टीवी भी लगा दी, कूलर भी लगा दिया, फैन भी लगा दिया, ऐसे भी सारे, तो इसमें से जो 2 तार आते हैं वो तार क्या होने लग जाएंगे, गर्म होने लग जाएंगे और गर्म होकर जल जाएंगे। इसे कहा जाता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग या फिर अति भारण कहा जाता है। इसका कारण क्या क्या हो सकता है, आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश वृद्धि। जो बाहर से धारा आती है उसमें अगर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई तो भी क्या हो जाएगा, अति भारण हो जाएगा, तार जल जाएंगे। एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत उपकरणों का प्रयोग, एक बोर्ड से बहुत सारे उपकरण लगा दिए तो भी अति धारण हो जाएगा, ठीक है। तो अति भारण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, विद्युत फ्यूज लगाना चाहिए घर में, भू संपर्कन तार लगाना चाहिए और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB। आपने देखा होगा आपके घरों के ये ऐसे जो मेन बोर्ड होता है उस पर एक इस प्रकार की संरचना होती है। जैसे ही क्या होगा कि बिजली ज़्यादा मात्रा में आएगी MCB, ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्विच होता है, वो स्विच ऊपर हो जाता है या नीचे गिर जाता है, ठीक है। फिर उसको वापस क्या करो, स्विच को ऑन कर लो तो सही हो जाएगा। इसको कहते हैं MCB। तो ये चैप्टर के जो मेन टॉपिक है वो तो फिनिश कर दिए, लेकिन अभी भी इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो बाकी है। एक है विद्युत जनित्र, एक विद्युत जनित्र है और दूसरा है मोटर, विद्युत जनित्र और मोटर। इसका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें
और कमेंट ज़रूर करें। आपको अच्छा लगा तो भी बताएं, आपको कुछ कमियां लग रही है तो भी बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।